हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में मैं आप लोगों को वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों का शिक्षा में क्या महत्व है और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है उनके माध्यम से भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास देखिए, मैंने आप लोगों के लिए 3-4 क्लासेस पहले शुरू की है। ये चौथी क्लास है आपकी, और 3 क्लासेस में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण बेसिक बातें थी उनका अध्ययन एक एक करके किया है। और इसी तरीके से आने वाली क्लासेस में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हुए चलेंगे। ये क्लासेस देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोगों की एमए के एग्जाम और एमएड के दोनों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं उन्हीं के सिलेबस को इन क्लासेस में कवर करने का पूरा प्रयास करूँ। अगर आप इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका यूजीसी नेट का मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा और आप यूजीसी नेट के एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट का तो उसका सिलेबस जो है एमए के सिलेबस से और एमएड के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता है और उससे ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इस क्लासेस का मकसद यही है कि आप लोग इन क्लासेस के माध्यम से इन तीनों परीक्षाओं को अच्छे तरीके से पास करिए, क्वालिफाई करिए। और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आसानी से हल कर सकते हैं। जो सीटेट के एग्जाम होते हैं, स्टेट में जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, इन सारी क्लासेस को भी आप अच्छे तरीके से अगर देख लेंगे तो उन एग्जाम में आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लासेस आपकी मल्टीपर्पज़ क्लासेस हैं और इनको आप लोग को अच्छे तरीके से देखना है, इसको समझकर फिर इसका नोट्स बना लेना है जिससे बाद में आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपकी क्लास देखिए, ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की है और ये शिक्षा मनोविज्ञान की ओवरऑल चौथी क्लास है। इस क्लास में देखिए, मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताऊंगा एकदम सरल भाषा में उदाहरण के साथ बताऊंगा और इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को पढ़ा जाए, अध्ययन करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय। और ये शिक्षा शास्त्र विषय जो है मेनली किसके लिए है, एमए और एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन इनको कवर करने से आपको और भी परीक्षाओं के क्वेश्चन हल करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, वृद्धि और विकास जो है कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार होता है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि वृद्धि और विकास दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जो हर मनुष्य, हर बालक के जीवन में घटित होती है और उसके जीवन से संबंधित होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक कुछ निश्चित अंतराल के बाद रुक जाती हैं या बहुत धीमे हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। तो ये कैसे होती हैं, इनका कुछ प्रिंसिपल होता है, तौर तरीका होता है, सिद्धांत होता है। तो ये सिद्धांत जो है बालक के विकास को समझने और शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। अगर इन सिद्धांतों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हम बालक के बारे में अध्ययन कर लेंगे, और बालक के बारे में जब अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो फिर शिक्षण को बेहतर तरीके से प्रभावी बना सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसका सिद्धांत है वृद्धि और विकास का निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी ये सिद्धांत बताता है कि वृद्धि और विकास में जो वृद्धि है वो तो कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, अर्थ क्या है इसका कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता। यानी यह ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक रुका रहेगा विकास फिर अचानक हो जाएगा, नहीं, ये निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बच्चा एक दिन में पढ़ना नहीं सीखता, बल्कि वह सबसे पहले क्या करता है, अक्षर को पहचानता है, फिर उसके बाद देखिए शब्द निर्माण करता है, और शब्द निर्माण के बाद फिर वह वाक्य के क्रम में सीखता है। यानी धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं, पढ़ाई के भी क्षेत्र में, शारीरिक विकास के भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कोई भी चीज अचानक ऐसे नहीं घटित होती है। शैक्षिक संकेत के रूप में जैसे देखिए कि शिक्षक को यह समझना चाहिए कि सीखने में धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक। यानी शिक्षक को यह समझ के शिक्षण करना चाहिए कि जो भी बच्चे को आप चीजें सिखा रहे हैं वो बच्चा अचानक नहीं सीखेगा, बल्कि उसको धीरे धीरे सिखाना होगा और वो धीरे धीरे ही सीखेगा। इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी, जल्दबाजी नहीं करना है कि छोटे उम्र के बच्चों को बहुत सारी चीजें एक ही बार में सिखा दी जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता।
देखिए दूसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी विकास जो है एक निश्चित क्रम में। वहां हम लोगों ने पिछले सिद्धांत में क्या पढ़ा, ये निरंतर होता है, और यहाँ पर दूसरा सिद्धांत क्या बताता है कि निश्चित क्रम में होता है, यानी अनिश्चित रूप से नहीं होता बल्कि क्रम वाइज होता है। जैसे देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी इसके क्रम को बदल नहीं सकते आप, वो इसी क्रम से होता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, और फिर बाद में चलना सीखता है। देखिए कोई भी बालक होता है तो जब वह शिशु अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, तो धीरे धीरे वो क्या करना सीखता है, पहले बैठना शुरू करेगा। जब उसको बैठना आ जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, रेंगना शुरू करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करेगा। और जब इस चीज में सफल हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे चलना सीखेगा, और फिर लास्ट में क्या होगा कि उसको चलना आ जाएगा। शैक्षिक संकेत इसमें क्या है कि शिक्षक को विषय को सरल से कठिन क्रम में पढ़ाना चाहिए, यानी शिक्षकों के लिए संकेत के रूप में सिद्धांत कैसे प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को हर चीज धीरे धीरे क्रम से पढ़ानी है, अचानक नहीं कि पहले टॉपिक शुरू किया फिर उसके बाद लास्ट का जो चीज था वो बता दिया, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले सरल चीजें बतानी होंगी, फिर धीरे धीरे क्रम वाइज बच्चों को कठिन चीजें बतानी होंगी। नहीं तो कठिन चीजें अगर पहले बता देंगे तो बच्चों को समझने में समस्या आएगी, और वो क्लास जो है आपकी बच्चों के लिए बोझिल हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर देखिए तीसरा सिद्धांत है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी चीज को सामान्य रूप से बताना है और उसको फिर विशिष्ट तक ले जाना है। जैसे देखिए कि विकास पहले सामान्य क्रियाओं से शुरू होकर विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है, यानी जो हमारे शरीर का विकास होता है पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है कोई बालक, फिर उसके बाद स्पेसिफिक विशिष्ट चीजों को करना सीखता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाता है, बाद में अंगुलियों से लिखना सीखता है, यानी पहले बच्चे को अपनी उंगलियों का प्रयोग पता नहीं, पहले वो पूरा हाथ हिलाना या पूरे हाथ का प्रयोग करना सीखता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है। और ये चीजें कैसे होती हैं, जनरल से स्पेशल, सामान्य रूप से लेकर विशिष्ट रूप तक होती है। शैक्षिक संकेत में क्या कहा जा सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा में व्यापक गतिविधियां दी जानी चाहिए, यानी प्रारंभिक कक्षा के बच्चों को जब पढ़ाया जाना चाहिए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी कराई जानी चाहिए, यानी जब वो व्यापक रूप से एक्टिविटी करेगा, गतिविधियां करेगा, तो फिर वो अपने जो बुद्धि का, दिमाग का, शारीरिक अंगों का अच्छे तरीके से प्रयोग करके लिखने पढ़ने में कर सकता है। ठीक, अगला सिद्धांत देखिए क्या है, मस्तिष्क से पाद सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि सिर से लेकर पैर तक, यानी पहले बच्चे का सिर काम करेगा, मस्तिष्क काम करेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने पैरों से इस्तेमाल करेगा। इसको देखिए सिफेलोकैडल सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, यानी शिशु पहले गर्दन को नियंत्रित करता है, बाद में पैरों से चलना सीखता है, यानी पहले अपने सिर को नियंत्रण में रखेगा, अपने सिर पर कंट्रोल बनाएगा, और फिर जब सिर पे कंट्रोल हो जाएगा तो फिर वो अपने पैरों का इस्तेमाल करेगा और पैरों से चलने का प्रयास करेगा। अगला सिद्धांत देखिए क्या है, निकट से दूर। इसको देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि विकास जो है शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, यानी जो भी विकास बालक के शरीर में होगा वो पहले शरीर के केंद्र में होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाहर के अंगों की तरफ होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि पहले कंधे नियंत्रित होते हैं, फिर हाथ और अंगुलियां, यानी कोई छोटा बालक है तो पहले वो अपने कंधों को नियंत्रण में रखना सीखता है, अपने कंधों को नियंत्रित करता है, और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को, और फिर हाथ से फिर अंगुलियों को नियंत्रित करता है। अगला सिद्धांत देखिए क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये सिद्धांत देखिए क्या बताता है कि प्रत्येक बालक के अंदर अलग अलग सी खासियतें होती हैं, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है, और उसी के आधार पे वो काम करता है, उसी के आधार पे चीजों को सीखता है। जैसे देखिए हर बालक का विकास एक जैसा नहीं होता, यानी हर बालक का विकास अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से नहीं होता। कोई बालक किसी चीज को जल्दी समझ जाता है, कोई बालक बहुत ज्यादा समय लगाता है, और किसी बालक को बार बार कराने पर भी वो चीजें समझ में नहीं आती। जैसे देखिए उदाहरण के लिए एक बच्चा जो है 3 वर्ष में पढ़ना सीखता है और दूसरा
5 वर्ष में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही बहुत सी चीज़ों को जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं, अच्छे तरीके से लिखना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं बड़ी क्लास तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको अच्छे तरीके से न पढ़ना आता है न तो लिखना आता है। तो ये क्या दर्शाता है कि उनका जो विकास का क्रम है वो बहुत धीरे धीरे है या फिर अलग अलग है। तो इसके लिए देखिए शैक्षिक संकेत क्या निकल के आएगा कि शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। यानी इसका मतलब कि क्लास में टीचर जब पढ़ाए तो हर बच्चों को एक ही जैसा ना समझे, बल्कि उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसबिलिटी को देख देख कर, डिफरेंस को देख कर उसी तरीके से शिक्षण क्लास में करने का प्रयास करें। अगला सिद्धांत देखिए क्या है, परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत, यानी मैच्योरेशन और लर्निंग का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत देखिए क्या कहता है कि विकास जो है जैविक परिपक्वता और सीखने दोनों का परिणाम है। यानी विकास कब होगा, जब कोई भी बालक जैविक रूप से मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, और फिर उसी के अनुसार उसका सीखना भी उसी तरीके से चलता है। जैसे देखिए बच्चा लिखना तभी सीखता है जब उसकी मांसपेशियां परिपक्व हों। यानी ये सिद्धांत कह रहा है कि जो है मैच्योरेशन यानी जो है परिपक्वता और सीखना दोनों एक साथ मिलने के बाद ही घटित होते हैं। जैसे देखिए अगर किसी बालक का अच्छे तरीके से हाथ या मांसपेशियां काम नहीं करेंगी तो वो लिख नहीं पाएगा। अगर मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, तो वो हाथ सही से नहीं काम करेगा और बच्चा लिखने में सक्षम नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए क्या है, विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो विकास की गति है हर अवस्था में एक समान नहीं होती। यानी विकास होता है, क्रम से होता है, निरंतर होता है, लेकिन यह एक समान अवस्था में नहीं होता। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, बल्कि अन्य अवस्थाओं में दूसरी चीजें बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे किसी किसी स्टेज में जो है भाषा का विकास होता है, किसी किसी स्टेज में बालक के शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो हर स्टेज में अलग अलग चीज़ों का अलग तरीके से विकास होता है। हर समय हर चीज़ एक ही तरीके से विकसित नहीं होती। ठीक, देखिए इसको देखिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको देखिए इन इमेजेस के माध्यम से देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चा शुरू में देखिए रेंगना शुरू करता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर बाद में देखिए सफलता अर्जित करता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए बच्चा जो है देखिए अलग अलग क्रम अनुसार धीरे धीरे देखिए चलना सीखेगा। फिर पहले देखिए खिलौनों से खेल रहा है, फिर इसके बाद देखिए स्कूल जाने लग रहा है और फिर अच्छी तरीके से स्कूल। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बच्चा लेट कर देखिए इन सारी चीज़ों को पकड़ रहा है, देख रहा है। फिर उसके बाद देखिए बड़ा होने के बाद इनको अच्छे तरीके से देख कर फिर लिखना और पढ़ना सीख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो देखिए कैसे कैसे इनको सारी चीज़ों को एक एक करके सिखाया जा रहा है। फिर देखिए बच्चा अपने से किताबों को पढ़ने सीख रहा है। यानी पहले इसको देखिए सामान्य चीज़ों को बताया गया, सिखाया गया, फिर उसके बाद देखिए बालक किताब पढ़ने लगा और फिर लास्ट में देखिए बहुत सारी किताबों को पढ़ के वो अवार्ड पा गया। यानी वो कक्षा में अच्छा स्थान पा गया, कक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया उसने। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बच्चे की जब मांसपेशियाँ देखिए मैच्योर हो जा रही हैं तो बच्चा फिर अच्छे तरीके से पेन का उपयोग करना सीख जा रहा है और अच्छे से चीज़ों को लिखना सीख जा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से वृद्धि और विकास का सिद्धांत काम करता है। तो देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है कि वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है शिक्षा की आधारशिला है। इनके ज्ञान के बिना न तो बालक को समझा जा सकता है और न ही प्रभावी शिक्षण करना। यानी इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तभी आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे और उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ठीक है, और शिक्षण को प्रभावी बनाने में भी ये बहुत ही जरूरी। ठीक, शिक्षक यदि इन सिद्धांतों को व्यवहार में अपनाए तो शिक्षा अधिक वैज्ञानिक हो जाएगी, मानवीय हो जाएगी और सफल। यानी हर शिक्षक अगर इनको व्यवहार में अपनाने लगे तो शिक्षा बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत प्रभावी हो जाएगी और बहुत सफल और मानवीय हो जाएगी। ठीक, तो ये थे जो वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक, अब देखिए इनका शिक्षा में महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी क्या उपयोगिता है, उसको भी देख लेते हैं। तो वृद्धि और विकास का शैक्षिक महत्व, ठीक, यानी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो देखिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का ज्ञान जो है शिक्षक, पाठ्यक्रम निर्माता और शिक्षार्थी सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे यानी ये जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत है इसका प्रयोग देखिए शिक्षक को भी करना है, पाठ्यक्रम निर्माता को भी करना है, शिक्षार्थी को भी करना है। यानी ये सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए पहला इससे काम क्या होता है, क्या सहायता मिलती है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इससे सहायता मिलती है। इसमें देखिए शिक्षक जो है बालक की आयु के अनुसार, उसके रुचि इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखिए प्राथमिक के कक्षाओं में बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाता है। देखिए अब दूसरा इसका देखिए महत्व क्या है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करता है, यानी किसी भी पाठ्यक्रम को जब निर्मित करना है तो इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है कि किस एज के बच्चों के लिए किस तरीके का पाठ्यक्रम बनाया जाए। जैसे देखिए विकासात्मक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया, यानी बच्चों का विकास जिस स्तर पे होता है, जिस उम्र के बच्चों के लिए जो चीज़ें जिस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए उसी प्रकार से देखिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है और उन्हीं के अनुसार फिर किताबों को भी लिखा जाता है, उनको छापा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए बाल्यावस्था के बच्चों के लिए देखिए कहानी के रूप में, चित्र के रूप में और गीत आधारित पाठों का निर्माण ज़्यादा किया। आप देखेंगे छोटे बच्चों को इसी तरीके की किताबों को दिया जाता है पढ़ने के लिए, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि बनी रहे और वो धीरे धीरे सीखने के लिए तत्पर रहे। ठीक, उसके बाद फिर देखिए तीसरा काम क्या है कि शिक्षण विधियों के चयन में, यानी कौन से टीचिंग मेथड्स को अपनाया जाए, कौन से टीचिंग मेथड को अपनाकर बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, तो इसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। विभिन्न अवस्थाओं के लिए देखिए विभिन्न प्रकार की विधियां, यानी हर प्रकार के उम्र के बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, उनके लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें कारगर होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए किशोरों के लिए चर्चा विधि और परियोजना विधि बहुत लाभदायक होती है, लेकिन छोटे क्लास के बच्चों के लिए इस तरीके से पढ़ाना संभव नहीं हो। उनको देखिए गतिविधि आधारित या खेल कूद के माध्यम से जब पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छे तरीके से सीखें, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, उनको देखिए लेक्चर दिया जा सकता है, उनको प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं और वो फिर उसके आधार पर पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद फिर देखिए अनुशासन की स्थापना में भी बहुत ज़्यादा उपयोग, यानी किस बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको किस तरीके से आपको बोलना है, किस बच्चे को डांटना है, किस बच्चे को नहीं डांटना है, किस बच्चे को समझाना है, कौन से उम्र में बच्चे किस तरीके की बातों को समझते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं, ये सारी चीज़ें जब पता चल जाएंगी तो आप क्लास में अच्छे तरीके से अनुशासन भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे देखिए दंड की बजाय मनोवैज्ञानिक अनुशासन, यानी बच्चों को जब समझ हो जाएगी तो आप उनको जब किसी भी प्रकार का अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको दंड न देकर बल्कि अच्छी बातों के माध्यम से उनको आप समझा सकते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से सारी चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए प्रोत्साहन के द्वारा उनके व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। बच्चों को कभी कभी देखिए क्या होता है कि अच्छे काम के लिए जब प्रोत्साहित करेंगे आप, या गलत काम के लिए भी अगर आप उनको जो है दूसरे तरीके से कहेंगे या उनको समझाएंगे कि इसका प्रभाव आपके ऊपर गलत पड़ सकता है, तो बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ जाएगा और फिर दोबारा नहीं करेगा। देखिए अगला देखिए काम क्या होता है इसका, अगला महत्व व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चों की देखिए एबिलिटी अलग अलग होती है, तो उनको शिक्षा भी उसी तरीके से प्रदान की जाए। जैसे देखिए धीमे और तेज विद्यार्थियों के लिए अलग रणनीति अपनाएं, यानी जो विद्यार्थी तेज हैं तो उनके लिए अलग तरीके से तेज तरीके से पढ़ाया जाए, और जो बच्चे धीरे से पढ़ते हैं यानी जो कम समझते हैं, बहुत लेट में उनको सारी चीज़ें समझ में आती है, तो उनके धीरे धीरे पढ़ाया जाना चाहिए। तो सब बच्चों के लिए एक ही तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे रिमेडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक शिक्षा, यानी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उसके बाद उसके लिए आप अलग से क्लासेस लीजिए, एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, और जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में उनको आप एक ही क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए मार्गदर्शन और परामर्श में भी ये सिद्धांत उपयोगी हैं। कैसे उपयोगी हैं कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में ये आसान होते हैं कि किस प्रकार की उम्र के छात्र के साथ किस तरीके की समस्या है तो उसका समाधान आपको कैसे करना है। उदाहरण के लिए देखिए किशोरों को कैरियर काउंसलिंग देना, यानी जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं तो उनको कैरियर से संबंधित आप गाइडलाइन दीजिए, उनकी काउंसलिंग करिए, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उनको अच्छे तरीके से आप मार्गदर्शन प्रदान करिए, ये सारी चीज़ें भी इस सिद्धांत को जानने की वजह से होते हैं। इसके बाद फिर देखिए जो विशेष बालक होते हैं उनकी शिक्षा में भी उपयोगी होते हैं। जो विशेष बालक होते हैं जैसे मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली और दिव्यांग बच्चे, तो उनकी क्या क्या जो है शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, उनका वृद्धि और विकास किस तरीके से है, उनकी जो है वर्तमान सिचुएशन किस तरीके की है, उसको समझ के फिर उनको अच्छे तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए इन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की कक्षाएं आयोजित की जाएं,
व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंडिविजुअल शिक्षण कराया जाए, एक एक बच्चे को अलग अलग तरीके से सारी चीज़ों को बताया जाए और समझाया जाए। ठीक है। और अगला जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि मूल्यांकन और मापन में भी ये सहायक होती है। कैसे सहायक होती हैं कि उचित परीक्षणों का चयन करके, यानी अलग अलग तरह के वृद्धि और विकास के वाले बच्चों को उसी प्रकार का जो है प्रशिक्षण दिया जाए और फिर उनका मापन भी उसी आधार पर किया जाए। उदाहरण के लिए देखिए, आयु के अनुसार उपलब्धि परीक्षण कराया जाए, यानी बच्चों की जिस तरीके की आयु हो उनको उसी प्रकार का उपलब्धि परीक्षण, एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट दिया जाए, जिससे बच्चे को अच्छे तरीके से मापा जा सके और आगा। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण कौन कौन से सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, उसका बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ अध्ययन किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक चीज़ों को रखा जाए और अगली क्लास में हम लोग जो है वृद्धि और विकास के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे शारीरिक विकास, फिर उसके बाद देखिए संज्ञानात्मक विकास, उसी प्रकार से देखिए सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास, सबको एक एक करके पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उनको भी अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग को आगे की चीज़ों को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।